सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है। और अधिक ले जान देवता कितना क्यों नहीं है, हम कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंदिर में सीखी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कोशिका संरचना एवं कार्य। ये टॉपिक क्लास 11th बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और क्लास 9th बायोलॉजी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं कोशिका संरचना एवं उनके कार्य के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इसे कहते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हैं कि कोशिका से हमारे सारे शरीर का निर्माण हुआ है। हम ये बात बताते भी हैं कि ये है सेल और कई सेल मिलती हैं तब क्या बनता है? तब बनता है टिश्यू, और कई टिश्यू मिलते हैं तब बनता है आर्गन। क्या बनता है? आर्गन। और कई आर्गन मिलते हैं तब बनता है आर्गन सिस्टम। क्या बनता है? आर्गन सिस्टम। और कई आर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनती है क्या? बॉडी। अगर हिंदी में कहें तो कोशिका क्या है? कोशिका। कोशिका आपस में मिलके बनाएगी ऊतक, और कई ऊतक आपस में मिलेंगे तब बनाएंगे क्या? अंग। और कई अंग मिलेंगे तो बनाएंगे अंग तंत्र, और कई अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तब शरीर का निर्माण होता है, तब बॉडी बनती है। इस प्रकार कोशिका हमारे जीवन की क्या हुई? सबसे छोटी इकाई हुई। हमारे शरीर के निर्माण में करोड़ों कोशिकाएं लगी हुई है। क्या है? करोड़ों कोशिकाएं लगी हुई है। यहां लिखा है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बात करें कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 में। लेकिन इनके द्वारा खोजी गई कोशिका पादप एवं मृत कोशिका थी। कैसी थी? प्लांट सेल और डेड सेल थी। पादप थी और मृत थी। कैसी थी? प्लांट थी और कैसी थी? डेड सेल थी। जीवित एवं जंतु कोशिका की खोज एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने किया। किसने किया? एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने कब किया? 1674 ईस्वी में किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। अच्छा, आप ये बताइए, पहले बच्चे कहते थे कि विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, अक्षर छोटे दिखते हैं। आज के अक्षर कैसे दिख रहे हैं आपको? कमेंट करके बताइएगा कि अक्षर दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा है। फिर जो भी इम्प्रूवमेंट होगी, जैसे ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वही फील आपको ऑनलाइन में भी आएगा। तो इस टॉपिक का आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर अच्छे से बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तो आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं।
दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सन 1824 में, कब? 1824 में कोशिकावाद का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति शास्त्री स्लीडन और जंतु शास्त्री स्वान को जाता है, जिन्होंने ठीक प्रकार से कोशिकावाद सेल थियरी दिया। कोशिकावाद को 1839 में प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिकाएं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती हैं। क्या होती हैं? रचनात्मक इकाई होती है। किसकी? पौधों और जंतुओं की। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे स्लीडन और स्वान ने। कब दिया? 1839 में। कब दिया? 1839 में। आइए कोशिका सिद्धांत के बारे में बताते हैं, क्या पॉइंट है कोशिका सिद्धांत के बारे में। अभी कोशिका सिद्धांत से पहले एक पॉइंट है, पहले कोशिका सिद्धांत ही पढ़ लेते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। All living things are made up of one or more cell। दूसरा पॉइंट है कोशिका सिद्धांत में कि कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। सारी क्रियाएं कहाँ संपन्न होंगी? कोशिका में संपन्न होंगी। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किससे बनती हैं? नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती हैं। देखिए पुरकिंजे एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या मत देते हैं? पुरकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म। पौधों और जंतुओं के ऊतकों के अध्ययन के आधार पर बिरचो ने 1858 में कोशिका के अनोखे नियमित कार्य को जीवित पदार्थ, लिविंग मैटर नाम दिया। जीवित पदार्थ के एक पात्र के रूप में माना। उन्होंने बताया कि कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है और नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ये कंसेप्ट आपको नीट में कई बार देखने को मिलेगा। नीट AIPMT ये 2021 का सवाल है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? रुडॉल्फ बिरचो ने कहा था। किसने कहा था? रुडॉल्फ बिरचो ने। तो ऐसे ही NCERT लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा, जो नीट और अन्य कंपटीशन एग्जामों में डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना संपूर्ण जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर कहा जाता है, जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो। जैसे बात करें ईस्ट, डायटम्स,
जीवाणु बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक ही कोशिका में इनका पूरा जीवन यापन हो जाता है। फिर आइए बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल की बात करें तो पौधे, सभी जंतुएं बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं मानव क्या है? बहुकोशिकीय, बहुत सी कोशिकाएं हैं। सभी पादप, पादप क्या है? बहुकोशिकीय हैं। और कवक, कवक क्या है? बहुकोशिकीय है। ऐसे जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। आइए आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो यहां बात हो रही है संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर जीवधारी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिका? दो प्रकार की कोशिका। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें भी है रचना के आधार पर यह कोशिकाएं आर्द्र, प्रिमिटिव होती हैं। जो सबसे पहली कोशिका है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। जो प्रिमिटिव जीव हैं, जो अति सूक्ष्म जीव हैं, जो वेरी लेस एडवांस जीव हैं, वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ, जो केंद्रक में पदार्थ पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होते हैं। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। ऐसे कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक केंद्रक। इन्हीं को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो भी पदार्थ हैं जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए, ये कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में ही होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य के कहाँ होते हैं? सीधे संपर्क में होते हैं। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग के नाम पर केवल और केवल राइबोसोम होता है, और वो भी कैसा राइबोसोम? 70S टाइप का राइबोसोम। इनमें कोशिकांग नहीं होते। कैसे कोशिकांग? जैसे लवक, प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गाल्जी तंत्र, गाल्जी बॉडी भी नहीं पाया जाता। तारक काय, सेंट्रियोल, ये भी नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाई जाती। लेकिन यद्यप 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रिमिटिव राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल भी क्या होते हैं? नील हरे शैवाल, जिन्हें हम आप कहते हैं क्या? ब्लू ग्रीन
एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और क्या होते हैं? विषाणु, विषाणु यानी वायरस। क्या? विषाणु भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। वायरस, क्या? वायरस कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें कोई भी कोशिकांग नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें जो भी कोशिका द्रव्य होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होते हैं। कहाँ होते हैं? सीधे संपर्क में होते हैं। आइए यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें। ये है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक और इकाई झिल्ली से घिरे विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। कैसे? जैसे हरित लवक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जी काय पाए जाते हैं। तो इनमें इनमें पहली बात तो यह है कि पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक होगी, केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन होगा। इनमें विभिन्न प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सभी प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। सेल वॉल पाई जाएगी अगर प्लांट सेल होगा तो। ठीक है। तो यूकैरियोटिक कैसे हैं? ये एडवांस हैं। कैसे हैं? एडवांस है। एडवांस है यानी विकसित है। कैसे हैं? विकसित है। एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक में तो क्या कर दें इसमें? अगर एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को छोड़कर शेष सभी जीवधारी सभी चीजें क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक एग्जाम्पल में ऑल प्लांट्स, क्या? ऑल प्लांट्स कैसे होती हैं? यूकैरियोटिक। ऑल एनिमल, सभी जंतुएं, एनिमल्स कैसे होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। कैसे होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। और फंजाई कैसे होती है? फंजाई भी, कवक भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक। एल्गी ये भी कैसे होती है? यूकैरियोटिक होती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट करके बताइए, तब हम इसके आगे के वीडियो आपको कंटिन्यू देना स्टार्ट करें। ये हम लेवल देंगे 9th से लेकर 11th तक और अन्य एग्जाम जैसे नीट और कंपटीशन के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से जो पुटअप किए जाते हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तो आइए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। ठीक है।